लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। चलो भाई, तो देख लेते हैं दोस्तों। आज जो हमारा एक नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है भाई रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। भाई, भारतीय राजनीति में जो रिसेंट अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे भाई। तो देखते हैं दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति की जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। करते हैं भाई शुरू। कंटेक्स्ट ऑफ द 1990s। तो वही जो 1990s के कंटेक्स्ट में जो बातें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। As the 1980s ended, five key developments shaped Indian politics significantly। तो भाई जैसे ही 1980s का एंड होता है, तो पांच डेवलपमेंट हैं जो भारत में सिग्निफिकेंटली रूप से भारतीय राजनीति में देखी जाती है। तो वो कौन कौन से थे भाई? The Congress party lost the 1989 elections, marking the decline of the long dominant Congress system। और भाई जो लंबे समय तक कांग्रेस का जो सिस्टम चल रहा था, उसके बारे में देखेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है 1989 में, और जो लंबे समय से कांग्रेस सिस्टम चल रहा था उसका एंड हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक भी कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी। हमने देखा कि भाई कांग्रेस क्या कर रही थी। उसने तीन जनरल इलेक्शंस तो बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी से जीते। उसके बाद थोड़े से दिन के लिए मतलब 18 महीने के लिए इमरजेंसी इंपोज होती है। फिर थोड़े से दिन के लिए एक सरकार बनती है मोरारजी देसाई की, नॉन कांग्रेसियन गवर्नमेंट। उसके बाद फिर वो सरकार भी कोलैप्स कर जाती है। The Mandal issue brought caste-based reservation into national focus, sparking widespread and violent protest against it। तो देखो भाई, मंडल इशू भी था। मंडल इशू के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे बीपी मंडल की रिकमेंडेशंस के बाद, बीपी मंडल का एक कमीशन था, उसके रिकमेंडेशंस के बाद देश में ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो भाई मंडल इशू क्या लेके आता है? कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लेके आता है, ठीक है। क्योंकि एससी और एसटी को रिजर्वेशन पहले ही मिल चुका था, लेकिन बहुत सारी कास्ट ऐसी थी जिनको कंसीडर किया जाता था लोअर कास्ट में ही, ठीक है। और भाई वो ना तो एससी में आ रही थी ना एसटी में आ रही थी, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ भी होता था, ऐसा कहा जाता है इस मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं भाई नेक्स्ट। ए नंबर ऑफ इवेंट्स culminated in the demolition of disputed structure at Ayodhya known as Babri Masjid in December 1992. These developments are associated with the rise of BJP and the politics of Hindutva। तो भाई कुछ इवेंट्स होते हैं भाई, जैसे जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, जो भाई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो कहा जाता है कि वो जो बाबरी मस्जिद है, वो बाबर के किसी मिलिट्री कमांडर ने, बाबर के किसी आर्मी कमांडर ने गिरवा के मतलब राम मंदिर जन्मभूमि है वो अयोध्या, और वहां पे एक मंदिर होता था, उसको डेमोलिश करके उन्होंने बनवाई थी। तो फिर क्या होता है, उस ढांचे को, उस विवादित ढांचे को गिरा दिया जाता है 6 दिसंबर 1992 में। 6 दिसंबर 1992 को उस विवादित ढांचे को, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था, उसको गिरा दिया जाता है। These development are associated with the rise of BJP and the politics of हिंदुत्व। और इस डेवलपमेंट को एसोसिएट किया जाता है कि बीजेपी का विकास होता है, उद्भव होता है, राइजन होता है, उदय होता है, एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, और हिंदुत्व की राजनीति का भी उदय इसके साथ ही होता है। द assassination of Rajiv Gandhi in May 1991 lead to a change in leadership of the कांग्रेस पार्टी। और भाई मई 1991 में पेरम्बदूर करके शायद जगह है, तमिलनाडु में पड़ती है, वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और एक आत्मघाती हमले में 19 मई 1991 में इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे राजीव गांधी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हो जाती है, उनका मर्डर हो जाता है, उनका असैसिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। इन 1989 इलेक्शंस एंडेड कांग्रेस डोमिनेंस एंड बिगेन द एरा ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। तो भाई ये कोएलिशन पॉलिटिक्स का एरा स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है कि गठबंधनों की सरकार बनने लग जाती है। जैसे हम देखेंगे कि वीपी सिंह रहते हैं, फिर उसके बाद भाई चंद्रशेखर की सरकार आती है, ठीक है। चंद्रशेखर के बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव आते हैं। मतलब वो जो क्लियर मेजोरिटी की सरकार नहीं आती थी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर हम बात करें, तो एस डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी, फिर से जो सरकार बनती है वो कोalition की मनमोहन सिंह की बनती है। फिर 2009 में फिर से मनमोहन सिंह आते हैं, और 2014 में देश के जो प्रधानमंत्री अभी हैं, वो भी गठबंधन की ही सरकार चला रहे हैं। जो 14 में बने नरेंद्र मोदी जी, फिर 19 में बने, और अभी 2024 में भी उनकी सरकार है, वो कोalition की ही गवर्नमेंट चल रही है। चलो देखते हैं।
ऑल्दो कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी इट लैक्ड ए क्लियर मेजोरिटी, ठीक है, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती। द नेशनल फ्रंट एंड अलायंस ऑफ जनता दल एंड रीजनल पार्टीज formed the government with support from two very different groups, the बीजेपी and the लेफ्ट फ्रंट। अब देखो भी क्या होता है, अब सरकार बनाने की मजबूरी भी देखो कि बीजेपी जो राइट विंग की पार्टी मानी जाती है और लेफ्ट फ्रंट जो था वो मिलके भी ये गवर्नमेंट बनवाते हैं, ठीक है। चल, तो एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो प्रधानमंत्री बनते हैं ना, ये वाला पॉइंट है, इसको हम थोड़ा तरीके से देख लेते हैं ताकि ये चीजें फिर हमें ध्यान रख रहेंगी। चलो, तो देखते हैं भाई, सबसे पहले आते हैं भाई दिसंबर 1989 में, दिसंबर 1989 से लेके और नवंबर 1990 तक, नवंबर 1990 तक सरकार रहती है, 1990 तक सरकार रहती है भाई वीपी सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। इसके बाद जो सरकार बनती है भाई वो नवंबर 1990 से लेके नवंबर 1990 से लेके और जून 1991 तक ये बनती है चंद्रशेखर की सरकार। चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर जो नेक्स्ट सरकार आती है वो जून 1991 से लेके मई 1996 तक ये जो सरकार रहती है भाई ये रहती है पीवी नरसिम्हा राव की, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। फिर उसके बाद जो सरकार आती है वो आती है मई 1991 से लेके 96 तक इनकी रहती है। और भाई फिर मई 1996 से लेके जून 1996 ये जो गवर्नमेंट रहती है ये रहती है भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर इसके बाद इनकी सरकार भी लगभग 13 दिन के बाद इनकी सरकार जो थी वो गिर जाती है। और फिर जून 1996 से लेके अप्रैल 1997 जो गवर्नमेंट बनती है दोस्तों वो बनती है भाई एच डी देवगौड़ा। फिर इनकी भी सरकार गिर जाती है और इनकी भी सरकार चली जाती है। और अप्रैल 1997 से लेके मार्च 1998 तक जो गवर्नमेंट आती है वो आती है आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। फिर 1998 में गवर्नमेंट बनती है मार्च में, ठीक है, मार्च से, और ये सरकार रहती है भाई अक्टूबर 1999 तक। और ये सरकार जो बनती है ये फिर से बनती है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। ये जो सरकार बनती है ये बनती है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। फिर अक्टूबर 1990 से 99 से लेके और जो सरकार रहती है वो मई 2004 तक फिर से अटल बिहारी जी बन जाते हैं प्रधानमंत्री। फिर इसके बाद एक गवर्नमेंट आती है दोस्तों और वो गवर्नमेंट आती है भाई मई 2004 से लेके 9 तक और फिर 9 से लेके 2014 तक वो बनती है मनमोहन सिंह की सरकार, जिनका अभी रिसेंटली क्या हुआ है भाई, देहांत हुआ है मनमोहन सिंह की। फिर 2014 से लेके गवर्नमेंट बनती है 19 तक और फिर वही सरकार 2024 में भी फिर से तीसरी बार आती है और ये बनती है श्री नरेंद्र मोदी के नाम से भाई, नरेंद्र मोदी के समर्थन से ये सरकार बनती है। तो ये थे भाई दिसंबर 1989 से लेके 2024 तक के हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, कौन सी सरकार कब तक रहती है, किसका कितना टाइम रहता है।
चलिए देखते हैं भाई। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, अब हम डिस्कस करेंगे जो कांग्रेस का डिक्लाइन था उसके बारे में। द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क्ड द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम, द स्टार्टेड एन एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो भाई, जो कांग्रेस की डिफीट थी उससे पहले क्या था, कांग्रेस इतने मार्जिन से जीत जाती थी कि उसको जरूरत ही नहीं रहती थी किसी की। ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम का देश में शुरुआत होती है और जो कांग्रेस को डोमिनेंस था वो खत्म हो जाता है। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। In the 1990s, new parties and movements emerged to रिप्रेजेंट दलित्स, बैकवर्ड कास्ट एंड रीजनल इंटरेस्ट। तो भाई 1990s में क्या होता है, नई पार्टी और आंदोलन खड़े होते हैं, उनका उदय होता है, उद्भव होता है, और वो रिप्रेजेंट करते हैं दलित्स को, पिछड़े वर्ग को, और रीजनल इंटरेस्ट होते हैं, स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय जो हित हैं उनके बारे में। These groups played a key role in the United Front, which included जनता दल and other regional parties। देखो भी ध्यान से, ये जो ग्रुप थे ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूनाइटेड फ्रंट में, एंड विच इंक्लूडेड जनता दल और एंड अदर रीजनल पार्टी। जनता दल और जो स्थानीय पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज थी, जो छोटी पार्टीज होती हैं स्टेट की, ये उनमें थी भाई। In 1996 elections, the BJP became the largest party and was invited to form the government। और भाई 1996 के इलेक्शंस में बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आती है एंड इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो इनवाइट किया जाता है इसको गवर्नमेंट बनाने के लिए। However, most other parties opposed its policies, so it couldn't secure a majority in the लोकसभा। और भाई ये लोकसभा में क्या नहीं कर पाते हैं दोस्तों, अपना जो बहुमत है वो सिद्ध नहीं कर पा सकते, और जस्ट 13 डेज ये सरकार चलती है। ठीक है। और आपने एक मूवी देखी होगी, वेब सीरीज आई है अभी रिसेंटली जी5 पे, तो और एक बड़ा फेमस भाषण भी है कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा, अटल बिहारी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। देखना बच्चों को भी। Since the 1989 elections, India entered a long phase of coalition politics। और भाई 1989 के इलेक्शन से लेके इंडिया का एंटर हुआ किसमें, एक लंबे दौर में जिसमें कोalitions की पॉलिटिक्स चलती है। ठीक है, गठबंधनों की राजनीति चलती है। Since then, there have been 11 governments at the center, all either coalitions or minority governments supported by other parties। तो भाई तब से लेकर अभी तक लगभग 11 सरकारें आ चुकी हैं। तो वो कैसी सरकारें हैं भाई, वो सारी सरकारें कैसी रही हैं कि क्या तो कोalition रहा है या फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी है जिनको दूसरी पार्टीज ने क्या किया है, सपोर्ट किया है। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब भाई जो दूसरी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका भी पॉलिटिकल राइज हम देख लेते हैं। One long-term development of this period was the rise of other backward classes as a political force। तो भाई वन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट था ऑफ दिस पीरियड, ये किसका भाई, द राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एज ए पॉलिटिकल फोर्स। ओबीसीज का एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में राइजन हुआ था। OBCs are communities other than SC and STs who suffer from educational and social backwardness. These are also referred to as backward castes। तो भाई बहुत OBCs में वो जातियां आती थी कि भाई जो ना तो SC थी ना STs थी, लेकिन फिर भी वो सफर कर रही थी एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस। ठीक है, वो शैक्षणिक और सामाजिक जो पिछड़ापन था उससे ग्रस्त थी। These are also referred to as backward castes। और भाई इन्हीं को रेफर किया जाता है, इन्हीं को कहा जाता है पिछड़ा वर्ग। नेक्स्ट देखते हैं भाई, मंडल इंप्लीमेंटेड। ठीक है, ये मंडल कमीशन जो था इसके बारे में भी थोड़ा सा चलो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं एक बार। बीपी मंडल जो थे इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक बार जान लेते हैं बीपी मंडल के बारे में। ये हमने ले ली है स्क्रीन और हम पढ़ देख लेते हैं। बीपी मंडल भाई, इनके नाम पे ये कमीशन बना था। इनका जो जन्म होता है वो होता है भाई 1918 में बीपी मंडल, और डेथ हो जाती है 1982 में। इनके थोड़ा पॉलिटिकल करियर भी देख लेते हैं। 1967 से लेके और 1970s तक एक टर्म ये, और 1977 से लेके 1979 तक ये एमपी चुने जाते हैं बिहार से। एमपी चुने जाते हैं भाई बिहार से।
ठीक है, ध्यान रखना है इसको। 1968 में, छोटी सी इंफॉर्मेशन है फिर भी बता रहा हूं, लगभग 1.5 महीने तक, 1.5 मंथ तक ये सीएम भी रहते हैं बिहार के। ध्यान रखना है इसको भी आपको। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनता है, और वो कमीशन क्या करता है, ये जो बैकवर्ड क्लासेस थी, बैकवर्ड कास्टेज जो थी, इनको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देने के बारे में 1980s में अपनी कुछ रिकमेंडेशंस देता है भाई वो। सबमिट करता है रिकमेंडेशंस, ठीक है, 1980s में। लेकिन ये जो इंप्लीमेंट होती हैं ये जाके होती हैं 90s में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि रिकमेंडेशन सबमिट कब की थी। ठीक है, तो सबमिटेड थी 1980 में, और ये इंप्लीमेंट होती है 1990s में जा। चलो देख लेते हैं मंडल कमीशन के बारे में एक बार फिर से। In the 1980s, the Janata Dal united various political groups with strong support from other backward classes। तो भाई जनता दल क्या करता है, यूनाइट करता है कुछ अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स को, और जिनका विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो ओबीसीज थे उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से। Mandal issue began when the National Front government declined to implement the Mandal Commission's recommendation to reserve central government jobs for OBCs। और जो मंडल इशू था ये कब से शुरू होता है भाई, जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट क्या करती है, वो द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी वो डिसाइड करती है इंप्लीमेंट करने की जो रिकमेंडेशंस थी मंडल कमीशन की, टू रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसीज। जो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं और जो केंद्र सरकार के अंडरटेकिंग्स के अंदर जो नौकरियां होती हैं, वहां पे ओबीसीज को रिजर्वेशन देने की जब बात की डिमांड को, रिकमेंडेशन को जब ये इंप्लीमेंट कर देता है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, तो ये इशू शुरू होता है। दिस लीड टू वायलेंट प्रोटेस्ट बिटवीन सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। तो सिंपल सी बात है भाई, अब जिस सामान्य जनरल कैटेगरी का 27% हिस्सा जो है, इसमें कितनी ओबीसी के लिए 27% सीट्स, 27% हिस्सा जब उनका काट के रिजर्व कर दिया जाएगा, तो सिंपल सी बात है उसके फेवर में भी और उसके अगेंस्ट में भी वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी न्यू पार्टीज इमर्ज्ड एडवोकेटिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर ओबीसीज इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो इस टाइम पे बहुत सारी पार्टीज जो है वो उभर के आती हैं और वो वकालत करती हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर ओबीसी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, एंड द क्वेश्चनिंग द शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर हेल्ड बाय ओबीसीज। और भाई वो क्वेश्चनिंग करती हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है उसमें भी ओबीसीज का कितना शेयर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। These parties claimed that since OBCs constituted a large segment of Indian society, it was only democratic that the OBC should get adequate representation in administration and have their due share of political power। तो भाई क्या माना जाता है, ये पार्टी क्या क्लेम करती है कि भाई जो ओबीसीज हैं उनको क्या होता है, वो एक बड़ा पॉपुलेशन है इंडियन सोसाइटी का, ठीक है, और उनको एडिक्वेट मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में, एम्पल अमाउंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और उनका जो पॉलिटिकल पावर में शेयर है वो भी कम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल फॉलआउट्स के बारे में। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक दौर आता है, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना बनता है, तो इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। In 1980s, Dalit became more politically organized. In 1978, the Backward and Minority Communities Employees Federation BAMSEF। बामसेफ की हमने बात की थी कि ये बामसेफ, जब दलित पैंथर्स के बारे में हम लास्ट टॉपिक में कवर कर रहे थे ना, तो बामसेफ की हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो बामसेफ जो बनता है भाई वो 1978 में बनता है। Unlike a regular trade union, it focused on securing political powers for the बहुजन, which included SC, STs and OBCs and minorities। तो भाई ये बामसेफ क्या है, एक ट्रेड यूनियन ना होके, ठीक है, अनलाइक इट रेगुलर ट्रेड यूनियन, इट फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग। ये फोकस किस पे करता है बामसेफ, ये पॉलिटिकल पावर फॉर द बहुजन, बहुजन जिसमें बहुत सारे जन आते हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से हैं भाई, इसमें एसटी आते हैं, एसटीज आते हैं, ओबीसीज आते हैं और माइनॉरिटीज आते हैं।
काशीराम लेटर फाउंडेड द दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। काशीराम भाई बड़े लीडर हुए हैं भाई, दलित लीडर हुए हैं। सॉरी। तो काशीराम एक दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाते हैं और एक बनाते हैं बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी बोला जाता है, जिसकी सर्वे सर्वा भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मायावती जी है। ठीक है। इनिशियली द बीएसपी वाज ए स्मॉल पार्टी विद सपोर्ट मेनली फ्रॉम दलित वोटर्स इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो भाई पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी पार्टी होती थी बीएसपी, लेकिन फिर यही बीएसपी भाई आज नेशनल पार्टी के लगभग है। ठीक है। ये लगभग सभी कॉन्स्टिट्युएंसीज में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं अपने कैंडिडेट्स उतारती है, और भाई उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में इनकी कई बार सरकार भी रही। Dalit politics and OBC's politics have been developed independently and often in competition with each other। तो भाई जो दलित पॉलिटिक्स है और जो ओबीसी पॉलिटिक्स है वो डेवलप्ड हुई है इंडिपेंडेंटली एंड ऑफन इन कंपटीशन विद ईच अदर, और एक दूसरे के कंपटीशन में ही ये डेवलप हुई है स्वतंत्र रूप से। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर भी चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। द मंडल कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशंस इन 1980। और भी जो मंडल कमीशन है ये अपने रिकमेंडेशन देता है 1980s में। It recommended reserving 27% of seats in educational institutions and government jobs for these groups। देखो भाई, तो ये रिकमेंड करता है 27%, ठीक है, 27% शेयर बता भी चुका हूं, फिर भी इसको देख लेते हैं। और इन ग्रुप्स के लिए द मंडल कमीशन ऑल्सो मेड मेनी अदर रिकमेंडेशंस लाइक लैंड रिफॉर्म टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ द ओबीसीज। अभी देखो मंडल कमीशन को सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं याद किया जाता है, मतलब इसको याद तो सिर्फ रिजर्वेशन के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें लैंड रिफॉर्म्स की भी बात की गई थी और जो ओबीसीज है उनकी कंडीशन को भी इंप्रूव करने की बात की गई थी। रिकमेंडेशंस में जो सिफारिशें की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन को नहीं थी, वो ओबीसीज की भाई कंडीशन को सुधारा जाए और भूमि सुधार भी किया जाए। In August 1990, the National Front government decided to implement one of the recommendation of Mandal Commission pertaining to reservation of OBCs in jobs in the central government and its undertakings। तो भाई वही बात फिर है, 19 अगस्त 1990 में क्या होता है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इंप्लीमेंट किया जाए किसको भाई, जो मंडल कमीशन की एक रिकमेंडेशन है, और वो रिकमेंडेशन थी about 27 to grant 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एंड इट्स देयर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, जैसे पीएसयूज जो होती हैं उनके अंदर 27% जो रिजर्वेशन की बात की गई थी वो किसमें की गई थी भाई, इन्हीं मंडल कमीशन के एक रिकमेंडेशन में की गई थी, और इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है अगस्त 1990 में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं भाई कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी के बारे में। During this time, politics based on religious identity grew, sparking debates about secularism and democracy। और भाई इस टाइम पे जो पॉलिटिकल थी बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी जो बढ़ रही थी, ग्रू हो रही थी, स्पार्किंग डिबेट्स अबाउट सेक्युलरिज्म। ठीक है भाई, धर्म पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के ऊपर बात होती है, वो डिबेट खड़ा करती है। The Bharatiya Janata Party BJP promoted the idea of हिंदुत्व focusing on uniting Hindus। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रमोट करती है हिंदुत्व के आइडिया को भाई, एंड फोकस करती है वो हिंदूज को यूनाइट करने पे, हिंदूज को इकट्ठा करने पे। हिंदुत्व इज ए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वीर सावरकर, वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर सीज हिंदुइज्म एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनहुड। और भारतीय राष्ट्रवाद की जो फाउंडेशन है, तो भाई ये किसके रूप में देखते थे वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वो फाउंडेशन के रूप में देखते थे किसकी भाई, इंडियन नेशनहुड, भारतीय राष्ट्रवाद की। अकॉर्डिंग टू इट, बीइंग पार्ट ऑफ द इंडियन नेशन मींस एक्सेप्टिंग इंडिया एज बोथ एज वंस फादरलैंड एंड होली लैंड। तो भाई उनका मानना था कि अगर इंडिया को आपको मानना पड़ेगा भाई वंस फादरलैंड, अपनी पितृभू और पुण्यभू, होली लैंड भी और फादरलैंड भी। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, supporters of Hindutva believe that a strong nation can only be built on united national culture which in India they see as Hindu culture। तो भाई जो सपोर्टर्स है हिंदुत्व के वो क्या मानते हैं कि जो एक मजबूत राष्ट्र है वो बन सकता है एक यूनाइटेड नेशनल कल्चर से। भाई जो हमारा राष्ट्रीय कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है,
उसके बिहाफ से ही बन सकता है, विच इन इंडिया दे सी एज हिंदू कल्चर, और जिसको वो हिंदू कल्चर के रूप में देखते हैं। Two key events in the 1980s shaped the BJP politics as हिंदुत्व पार्टी। तो भाई जो दो की इवेंट है 1980s के, जो दैट शेप्ड द बीजेपी पॉलिटिक्स एज हिंदुत्व पार्टी, और जो भाई टू की इवेंट्स इन द 1980s शेप्ड द बीजेपी पॉलिटिक्स एज हिंदुत्व पार्टी, तो भाई वो देखते हैं। द शाह बानो केस in 1985 involving a debate over Muslim personal law and the अयोध्या dispute। तो इस शाहबानो केस के बारे में भी देखते हैं। होता क्या है, शाहबानो नाम की एक लेडी थी भाई, ठीक है, उसका तलाक हो जाता है अपने हस्बैंड से, और वो कोर्ट में जाके अपने हस्बैंड से क्या ले लेती है भाई, भत्ता ले लेती है, एलमनी ले लेती है। लेकिन कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स क्या करते हैं, सरकार से एक नया एक्ट बनवा देते हैं, और वो एक्ट क्या करता है भाई, मैरिज एक्ट जो था, मुस्लिम मैरिज एक्ट जो था, उसको देखेंगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब, कि वो एक्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर देता है, ठीक है। दूसरा क्या था, द अयोध्या डिस्प्यूट सेंटर्ड अराउंड द बाबरी मस्जिद एंड क्लेम्स टू ए राम टेम्पल। और भाई जो दूसरा इंसिडेंट था, जो हिंदुत्व पार्टी का जो दूसरा की इवेंट था, वो क्या था, एक तो शाहबानो केस था, और दूसरा था अयोध्या डिस्प्यूट, जो है अयोध्या पे डिस्प्यूट था। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई, शाहबानो केस देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। 1985, a 62-year-old divorced Muslim woman had filed a case for maintenance from her former husband. The Supreme Court ruled in her favor। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भाई, उसके फेवर में रूल कर देता है। वो 62 साल की एक मुस्लिम महिला थी, जिसका डिवोर्स हो गया था, और वो अपने पति से क्या मांग रही थी, मेंटेनेंस मांग रही थी, पैसा मांग रही थी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भाई, शाहबानो के फेवर में केस की सुनवाई कर देता है। On the demand of some Muslim leaders, the government passed the Muslim Women Act 1986। और भाई गवर्नमेंट क्या कर देती है, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ डिवोर्स। तो मतलब ये एक तरह से देखें तो भाई क्या है, कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, एक तरफ से आप विमेन इक्वेलिटी की बात करते हो, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट ने क्या करती है भाई, गवर्नमेंट, और ये बहुत ही खराब स्टेप था भाई, दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और ये नलिफाइड कर देता है, निरस्त कर देता है भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। द बीजेपी क्रिटिसाइज दिस एक्शन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट एज एन अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीजमेंट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। और बीजेपी क्रिटिसाइज करती है इस एक्शन को, कांग्रेस के सरकार के एक्शन को, कि ये एक अननेसेसरी कंसेशन है, ठीक है, और अपीजमेंट कर रहे हो आप भाई, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हो माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिगार्डिंग। दोस्तों, अयोध्या डिस्प्यूट, तो पहला जो की इंसिडेंट था वो हमने देख लिया, शाहबानो केस था। अब दूसरा देखते हैं, अयोध्या डिस्प्यूट। In Feb 1986, the Faizabad district court ordered the Babri Masjid to be unlocked so Hindus could pray at the site, which they believed to be a temple। तो फरवरी 1986 में क्या होता है भाई, फैजाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो बाबरी मस्जिद को खोलने की बात करती है, और कहती है कि भाई हिंदू वहां पे क्या कर सकते हैं, उस साइट पे प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, विच दे बिलीव टू बी अ टेम्पल, क्योंकि उनको लगता है कि वो मंदिर है। The Babri Masjid, a 16th century mosque built by Mughal Emperor Babur General Mir Baqi, is believed by Hindus to have been constructed after demolishing a temple at Lord Rama's birthplace। तो भाई हिंदुओं का क्या मानना था कि 16वीं शताब्दी में बाबर के एक जनरल थे मीर बाकी, बाबर का एक जनरल था मीर बाकी, उसने क्या किया था भाई, कंस्ट्रक्ट की थी ये मॉस्क, ये मस्जिद डिमोलिश करके, जो राम जन्मभूमि है वहां पे एक मंदिर था, और उसको डिमोलिश करके इसने एक मस्जिद बनाई थी। इन द लेट 1940s द मॉस्क वाज लॉक्ड एज द मैटर वाज ऑन कोर्ट। और भाई 1940 में क्या होता है, मतलब 1940 के अंतिम सालों में, डिकेड के, इस मस्जिद में ताला लगा दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर द लॉक वर ओपन, टेंशंस एंड मोबिलाइजेशन ग्रो ऑन बोथ साइडेड। तो भाई दोनों ही तरफ क्या हो जाता है, मोबिलाइजेशन और टेंशन, जो तनाव था, वो दोनों ही साइड्स में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। द बीजेपी मेड द इश्यू एज ए की पार्ट ऑफ इट्स पॉलिटिकल एजेंडा। और बीजेपी इसको अपने पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में बना लेती है, पार्ट बना लेती है। इट ऑर्गेनाइज्ड ए लार्ज मार्च, द रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन उत्तर प्रदेश। और भाई क्या होता है, बीजेपी इस एक चेतना यात्रा बना चलाती है, सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, वहां से लेके उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक। नेक्स्ट देखते हैं भाई, डिमोलिशन एंड आफ्टर। इन दिसंबर 1992,
ग्रुप सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल ऑर्गेनाइज्ड ए कार सेवा। तो भाई क्या होता है, एक ग्रुप था वो सपोर्ट कर रहा था राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को। ऑर्गेनाइज्ड ए कार सेवा, वो एक कार सेवा ऑर्गेनाइज करते हैं, वेयर डिवोटीज वॉलंटियर टू हेल्प बिल्ड द टेम्पल। ठीक है। और भाई वॉलंटियर क्या थे, टू हेल्प बिल्ड द टेम्पल, टेम्पल को बनाने के लिए वो स्वयं सेवक आते हैं। ऑन December 6, 1992, thousands of people gathered in Ayodhya and demolished the Babri Masjid. This sparked violent clashes between Hindus and Muslim across the country। देखो भी क्या होता है, 6 दिसंबर 1992 को थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड इन अयोध्या। ठीक है, हजारों लोग अयोध्या में इकट्ठा होते हैं और डेमोलिश कर देते हैं भाई बाबरी मस्जिद को। दिस स्पार्क्ड वायलेंट क्लैशेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स अक्रॉस द कंट्री। और पूरे भारत में क्या होता है भाई, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे शुरू हो जाते हैं, क्लैश शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, अब हम बात करेंगे गुजरात दंगों के बारे में, गुजरात राइट्स के बारे में। In 2002, riots broke out in Gujarat after a train coach carrying car sevaks was set on fire at Godhra। तो भाई गोधरा एक गुजरात में जगह है, और वहां पे क्या होता है कि अयोध्या से कार सेवा करके आते हुए कुछ लोगों को एक ग्रुप क्या करता है भाई, बाहर से रेल का एक कोच था। ठीक है, रेल में वो लोग आ रहे थे, ट्रेन में आ रहे थे, तो ट्रेन के एक कोच को वो लोग क्या कर देते हैं, लॉक करके, ठीक है, लॉक करके और उसमें आग लगा देते हैं। Suspecting Muslims were responsible, large scale violence against them and erupted across the state। और भाई ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि वो जो आग लगाने वाले लोग थे वो मुस्लिम्स थे। The National Human Rights Commission criticized the Gujarat government for failing to control the violence, helps the victims and punish those responsible। भाई जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, मानव जो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन आयोग जो है, वो क्रिटिसाइज करता है गुजरात गवर्नमेंट को कि भाई वो फेल हो जाते हैं दंगों को कंट्रोल करने में, हिंसा को कंट्रोल करने में, हेल्प द विक्टिम्स एंड पुनिश दोज रिस्पॉन्सिबल। और भाई जो इससे पीड़ित लोग थे उनकी हेल्प करने में, और पुनिश दोज रिस्पॉन्सिबल, और जो रिस्पॉन्सिबल थे उनको सजा ना देने में वहां की सरकार नाकाम रहती है। ये किसका कहना था, ये कहना था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। चले नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। अब देखेंगे इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस। द पीरियड आफ्टर 1989 इट्स सीन समटाइम्स एज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड राइज ऑफ बीजेपी। तो ये जो पीरियड था 1989 का, ठीक है, वो 1989 के बाद का, तो इसको समटाइम्स एज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, इसको कांग्रेस का डिक्लाइन और बीजेपी के उदय के रूप में, एक समय के रूप में देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई लोकसभा इलेक्शन 2004 की। ठीक है, वो हम सब पढ़ ही चुके हैं, देख ही चुके हैं, जो कोलिशंस की गवर्नमेंट्स बन रही थी, प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, वो हम देख ही चुके हैं। अब हम लोकसभा इलेक्शंस 2004 की बात कर लेते हैं। In the Lok Sabha election 2004, the Congress party too entered into coalition in a big way। तो भाई 2004 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी एंटर्ड करती है कोalition वाले ही मामले में। The DNA was defeated and new coalition government led by Congress। ठीक है, सॉरी डीएनए ने भाई एनडीए, ठीक है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस को बोलते हैं। तो भाई द एनडीए वाज डिफीटेड एंड ए न्यू कोalition गवर्नमेंट लीड बाय कांग्रेस। और भाई एनडीए हार जाता है, जो कि बीजेपी और उसके अलायंसेस का एक ग्रुप था, अलायंस था, ठीक है वो, और नई कोalition गवर्नमेंट बनती है जिसको कांग्रेस लीड करती है, नोन एज द यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, दो अलायंसेस हैं, एक है एनडीए, एक अलायंस है भाई जिसको बोलते हैं एनडीए, इसमें लीड करती है बीजेपी, और एक है यूपीए, इसमें लीड करती है भाई अभी तक कांग्रेस। ठीक है, चलो। दिस गवर्नमेंट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। और भाई लेफ्ट फ्रंट जो पार्टीज थी, इनकी तरफ से भी इस गवर्नमेंट को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। The elections of 2004, there was a negligible differences between the votes polled by the Congress and its allies and BJP and its allies। तो भी क्या होता है 2004 के इलेक्शंस में एक नेग्लिजिबल डिफरेंस ही दिखता है कांग्रेस और उसके अलाइज और बीजेपी और उसके अलाइज के बीच में। Thus the party system has now changed almost dramatically। और भी पार्टी सिस्टम है जो वो चेंज हो गया था ड्रामेटिकली, भी नाटकीय रूप से। The political processes after 1990s showed the emergence of
broadly four groups of parties, that is parties in coalition with Congress, parties in alliance with BJP, left front parties, other who were not part of rest to make political competition multi-concern। तो भाई देखो तीन फ्रंट फ्रंट बन जाते हैं, एक तो पार्टी जो कांग्रेस के साथ है, एक पार्टी जो बीजेपी के साथ है, एक लेफ्ट फ्रंट पार्टीज और एक चौथा मोर्चा बनाने की भी बात होती है भाई। देखते हैं भाई ग्रोविंग कंसेंसस। After 1990, a consensus appears to have emerged among most parties, which consist in four elements। देख लेते हैं भाई वो चार एलिमेंट्स भी कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो भाई जो नई इकोनॉमिक आर्थिक पॉलिसीज हैं उनके ऊपर एग्रीमेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट, भाई जो एक्सेप्टेंस था पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम जो था बैकवर्ड कास्टिस का, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर रहा था। एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और भाई जो रीजनल पार्टीज थी, ठीक है, रीजनल पार्टी जो स्टेट लेवल की पार्टीज होती हैं, जैसे अगर हरियाणा में बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल, यूपी में बात करें तो भाई छोटी छोटी पार्टीज हैं, सपा जैसी पार्टीज हैं, शिवसेना जैसी पार्टी हैं, अकाली दल जैसी जो स्टेट पार्टीज हैं, तो उनका भी एक्सेप्टेंस हो, कि उनके भी रोल का एक्सेप्टेंस इन द स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नमेंट गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड emphasizes on pragmatic consideration rather than ideological positions and political alliances without ideological agreement। तो वैचारिक स्थिति और वैचारिक सहमति के बिना अगर राजनीतिक गठबंधन के बजाय इसमें किस पे जोर दिया गया था, व्यवहारिक विचारों पे जोर दिया गया था, आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट की बजाय, पॉलिटिकल अलायंसेस की बजाय आइडियोलॉजिकल पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। और जोर किसके ऊपर दिया गया था, ऑन प्रेगमेटिक कंसिडरेशन रादर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशंस। तो भाई जो वैचारिक स्थिति थी और जो राजनीतिक गठबंधन था उसकी बजाय आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट के ऊपर और व्यवहारिक विचारों के ऊपर जोर देने की बात इसमें कही गई। चले भाई, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक दोस्तों, और ये हमने भाई सक्सेसफुली कवर कर लिया है। अब आपको फिर वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिवीजन करना है बहुत अच्छे से दोस्तों। क्या करना है, रिवीजन करना है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये भी देखते रहने हैं भाई, ठीक है। जितना काम आपकी प्रिपरेशन करेगी, पढ़ाई करेगी, उतना ही काम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखना और उनको रिवाइज करना बनेगा। तो भाई खूब मन लगा के मेहनत करनी है दोस्तों, ताकि आप अपना ड्रीम कॉलेज जो है वो पा सकें। सो गुड लक टू एवरीवन। जय हिंद।